वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो देखिए आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है मौर्य काल में अर्थव्यवस्था या मौर्य काल में आर्थिक स्थिति। अभी पिछले लेक्चर में हमने सामाजिक स्थिति के बारे में जाना था। आज हम आर्थिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो एस्पेक्ट ले रहे हैं हम वो है कृषि, एग्रीकल्चर। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था मौर्य काल में वो कृषि था। और जैसे कि आप जानते हो, जब मैगस्थनीज के बारे में मैंने आपको बताया था, उसने जो इंडिका लिखी थी उसमें उसने 7 जातियों का वर्णन किया है और उस 7 जातियों में दूसरी जाति का जो वर्णन करता है वो किसान को बताता है। हालांकि जाति जो उसने शब्द यूज़ किया है वो सही नहीं है भारतीय संदर्भ में, लेकिन निश्चित रूप से जो कृषि था उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय था और सरकार ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए, जैसे कि किसानों को युद्ध और जो अन्य सार्वजनिक सेवाएं होती थी उनसे मुक्त रखा जाता था, उन कर्तव्यों से मुक्त रखा जाता था, ताकि वो अपना सारा जो ध्यान है वो कृषि पर केंद्रित कर सके। और उस समय ये भी निर्देश थे सेना को कि कृषि को किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचाई जाए युद्ध के समय। जैसे अक्सर देखा जाता था कि युद्ध के समय खेतों को नुकसान हो जाया करता था, तो ये विशेष हिदायतें थी सैनिकों को कि युद्ध के समय किसानों के खेतों को बिल्कुल भी हानि न पहुंचाई जाए। और भूमि की नपाई के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए, भूमि की देखभाल के लिए राज्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और अकाल या किसी और जो प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को हर प्रकार से राज्य की ओर से सहायता प्रदान की जाती थी। जैसे कोई दुर्भिक्ष हो गया, या दुर्भिक्ष मतलब अकाल हो गया, या कोई और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, या फिर किसी वर्ष वर्षा नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में किसानों को हर प्रकार से जो है राजा की ओर से सहयोग दिया जाता था। फसलों को विनाश से बचाने के लिए, जैसे मान लो जैसे फसलों में कीड़े लग गए, तो हानिप्रद कीड़ों को मारने का जो दायित्व था वो भी सरकार लिया करती थी। साथ ही साथ जंगली जो पशु पक्षी होते थे जो खेतों को नुकसान पहुंचाते थे, तो उनको भी नष्ट करने की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। और जो कृषि के औजार बनाया करते थे, जो कारीगर होते थे, उनको करों से मुक्त रखा जाता था, क्योंकि कृषि सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि मानी जाती थी। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, और कृषि औजार जो हैं उनको बनाने वालों को कर से मुक्त रखा जाता था। इसी प्रकार से नई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किसानों को राज्य की ओर से सहायता, एक विशेष सहायता प्रदान की जाती थी। फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था और खाद्य व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया था। जैसे कि आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जो पश्चिम का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पश्चिम भारत में। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार की ओर से सिंचाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उस काल में किसान वर्ष में 2 प्रकार की फसल पैदा किया करते थे। ऐसे ही जैसे आज के समय में खरीफ की जो फसल है, रबी की जो फसल है, 2 प्रकार की फसल होती है 6-6 महीने में। तो इस काल की जो प्रमुख फसलें थी, जैसे चावल, जौ और कपास, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दाल, सब्जी, फल, ये सब फसलें हुआ करती थी। जो खेती बाड़ी की जाती थी वो हल और बैलों के जोड़ी से जो है खेती बाड़ी की जाती थी, खेत जोता जाता था।
और इस समय कृषि में लोहे के उपकरणों का जो प्रयोग है वो बढ़ गया था। सिंचाई के लिए मुख्यतः किसान वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि नहरों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, ठीक है, कुओं और तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। जहाँ तक टैक्स की बात है तो टैक्स जो है 1/6 से 1/4 यानी 1/6 से 1/4 भाग भूमि की उर्वरता के आधार पर टैक्स लगाया जाता था। अगर भूमि ज़्यादा उपजाऊ है तो वो 1/4 होता था, अगर कम उपजाऊ है तो 1/6 होता था भू राजस्व के रूप में। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए किसानों से एक और कर लिया जाता था सिंचाई कर के नाम से, जो कि 1/5 से 1/3 भाग तक जो है वो हो सकता था। और देखिए फसलों के अच्छे उत्पादन के कारण ही किसान जो है सुखी थे और समृद्ध जीवन व्यतीत किया करते थे। तो ये तो बात होगी कृषि की। इसके बाद दूसरा जो लोगों का व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय, वो था पशुपालन। पशुपालन और साथ में हम बात करेंगे कि वन से जो पदार्थ उपलब्ध होते थे। तो देखिए सरकार जो है कृषि की आवश्यकताओं के लिए पशुपालन को प्रोत्साहन दिया करती थी और कृषि के साथ साथ उनको सामान को ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनको प्रयोग में लाया जाता था। और इनसे जो है सैनिक और असैनिक सामग्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, तो विभिन्न तरीकों से इनका प्रयोग किया जाता था। पशुओं के लिए जो चारागाह की जो व्यवस्था थी वो भी राज्य की ओर से की जाती थी। मौर्य काल में लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, ये पशुओं का पालन करते थे। हाथी और घोड़े जो होते थे उन पर राज्य का अधिकार होता था, क्योंकि देखिए वो जो युद्ध था, वो जो युग था, वो युद्धों का युग था। तो युद्ध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने घोड़ों और हाथियों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था कि इनका प्रयोग केवल राजकीय कार्यों के लिए हो सकता है। और उस समय जो संपत्ति का मापक समझा जाता था वो किसी व्यक्ति के पास कितने पशु हैं उसके आधार पर समझा जाता था। और दूसरी बात हम इसमें करेंगे वनों के बारे में। तो वनों से बहुत आमदनी हुआ करती थी, यानी जंगलों से। कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमें 4 प्रकार के वनों का वर्णन मिलता है, जैसे पशुवन, मृगवन, द्रव्यवन और हस्तीवन। तो ये नाम से ही आपको पता लग रहा है, पशुवन यानी कि जहाँ पे जंगली जानवर रहते होंगे, जिस वन में जंगली जानवर है। मृगवन यानी कि जहाँ पर पालतू जानवर है, जैसे हिरन है, मृग, इससे नाम निकला है ये। ठीक है, इसी तरह से द्रव्यवन है। द्रव्यवन का मतलब ये है कि जहाँ से बहुमूल्य लकड़ी और खाने जो है प्राप्त होती है, वो जंगलात। ठीक है, और फिर है हस्तीवन। हस्तीवन यानी हाथियों, जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के वनों का वर्णन हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। और ऐसे लोग जो गैर कानूनी ढंग से वनों को काटते थे तो उनको दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ये बात हमने की है पशुपालन के बारे में और वनों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं उद्योगों के बारे में। तो देखिए उद्योग भी काफ़ी उन्नत थे, विभिन्न प्रकार के उद्योग थे उस समय, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो उद्योग था वो था कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। इसका कारण ये था कि देश में शुरू से ही कपास की बहुत पैदावार होती थी। आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में भी वस्त्र उद्योग जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करता था। उस समय काशी, मगध, वत्स, मदुरा, ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। बंगाल भी अपनी मलमल के वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था और मलमल के वस्त्रों पर सोने और चांदी की कढ़ाई का काम होता था। वो ज़्यादातर जो राजसी लोग होते थे, यानी राजकीय परिवार से संबंधित जो लोग होते थे या जो और धनाढ्य लोग होते थे, उनके लिए
वो बना करता था। और बहुत से लोग सोने, चांदी, तांबे, लोहे के खानों में काम किया करते थे और सोने, चांदी, तांबे के आभूषण बना करते थे, अस्त्र शस्त्र बना करते थे, बर्तन भी बना करते थे। इसी प्रकार से खानों का जो प्रबंध है वो प्राय सरकार खुद किया करती थी। जो खान होती थी ना, विभिन्न मेटल्स की, धातुओं की जो खान, और इन ये जो धातु उपलब्ध होती थी, इनसे जो है विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे, चाहे वो कृषि उपकरण हो, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लकड़ी के बारे में। तो लकड़ी का व्यवसाय भी उस समय काफ़ी उन्नत था। लकड़ी बहुत अच्छी प्रकार की मिला करती थी, जिनसे नौकाएं बनाई बनाई जाती थी, जहाज भी तैयार किए जाते थे। और जो अतिरिक्त लकड़ी होती थी उससे जो है भवन में के निर्माण में उसको इस्तेमाल किया जाता था। रथ बनाए जाते थे, छकड़े तैयार किए जाते थे। तो इस तरह से लकड़ी का प्रयोग हुआ करता था। और इन उद्योगों के अतिरिक्त जैसे हमने अभी बात की कि वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग, इसके अतिरिक्त चमड़ा उद्योग, शिल्प उद्योग, आभूषण उद्योग, बर्तन उद्योग जो है उस समय काफ़ी विकसित थे, काफ़ी उन्नत थे। और कुछ लोग शराब, नमक और औषधि, समुद्र के जो रत्न होते थे, यानी विभिन्न प्रकार के पत्थर निकालने का भी कार्य किया करते थे। और मौर्य शासक भी विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन दिया करते थे। कारीगर जो होते थे उनकी हर प्रकार से रक्षा की जाती थी, और अगर कोई उनको दंड पहुंचाने का प्रयास करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था, अगर उनको कोई हानि पहुंचाने का प्रयास किया करता था। ठीक है। तो ये उद्योगों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य काल के की एक और विशेषता थी अर्थव्यवस्था की, वो थी श्रेणियाँ। अब ये श्रेणियाँ क्या होती थी? श्रेणियाँ जो है ना, व्यापारियों के संघ हुआ करते थे। खासकर मतलब कारीगर और शिल्पकारों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, जो कारीगर और शिल्पकार होते थे ना, उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी अपनी अपने अपने जत्थे बना रखे थे, या अपने अपने ग्रुप्स बना रखे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी का जो मुखिया होता था उसको जेठक कहा जाता था। जेठक अपने अपनी श्रेणी में, हर एक श्रेणी का अपना एक जेठक होता था। जेठक का कार्य होता था अपनी श्रेणी के जो कारीगर हैं या शिल्पी हैं, उनके कार्यों की देखभाल करना। और जो श्रेणियाँ होती थी वो व्यापार के लिए नए नए क्षेत्र खोजा करती थी। ये श्रेणियाँ बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अमीर हुआ करती थी, धन संपन्न संस्थाएं हुआ करती थी। और वी कैन से दे फंक्शन लाइक मॉडर्न बैंक्स। आधुनिक बैंक की तरह ये काम किया करती थी। मतलब कारीगरों, शिल्पियों को पैसा जो है अपने व्यवसाय के लिए प्रोवाइड करना, और श्रेणियों द्वारा तैयार जो माल होता था उसका सरकार द्वारा निरीक्षण किया जाता था। श्रेणियाँ मतलब ये आप समझ लीजिए कि इनकी मोनोपोली होती थी। कारीगर और शिल्पकार को क्या माल तैयार करना है, उसकी क्या कीमत होगी, वो सब श्रेणी डिसाइड किया करती थी। ठीक है। तो बाकी जो है हम फिर अगली लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।